हमारे शरीर में दो ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि दिखने में राजमा जैसे होते हैं और लगभग हमारी मुट्ठी के साइज के होते हैं। इनमें लाखों फिल्टरिंग यूनिट्स लगातार काम करते हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारी किडनीज की, जो कि हमारी यूरिनरी हेल्थ में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, किडनी की सेहत को कैसे सही रखा जाए, यूरिनरी हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाए। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज दो विशेषज्ञ हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर उमेश शर्मा। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप है प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, दिल्ली से। और इसी अस्पताल डॉक्टर RML के इसी विभाग यानी यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर प्रोफेसर अरुण मक्कड़ हमारे साथ हैं। आपका भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग। तो डॉक्टर उमेश, आपसे शुरू करते हैं। हमने बायोलॉजी में पढ़ा था कि दो किडनीज, फिर यूरेटर और ब्लैडर, यूरेथ्रा और फिर जेनिटल ऑर्गन्स। ये जो यूरिनरी सिस्टम है, इसमें अमूमन कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या यूरोलॉजी के दायरे में आता है? अगर हम देखें कि ऊपर से किडनी से जैसे हमारा जो यूरिन बनना शुरू होता है, तो वो पहले किडनी से शुरू होता है। फिर एक पाइप होती है जिसे यूरेटर कहते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर की। और उसके बाद फिर हमारा स्टोरेज ऑर्गन होता है ब्लैडर। और फिर मेल में जो पेशाब की नली होती है वो अराउंड 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, और फीमेल में 4 सेंटीमीटर की होती है। तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किडनी में स्टोन्स बन सकते हैं आपके, किडनी में ट्यूमर हो सकते हैं आपके, किडनी में इन्फेक्शन हो सकती है। यूरेटर में भी आपके स्टोन बन सकते हैं। अच्छा। हाँ, यूरेटर में भी छोटे छोटे, बिल्कुल सबसे पतली जो नली हमारे पूरे सिस्टम में अगर देखी जाए तो वो यूरेटर है। यूरेटर से अपने आप नीचे नहीं आ जाता नली से? यूरेटर की जो साइज़ होती है वो 6 mm की होती है। अगर स्टोन इससे छोटा है, 4 mm, 5 mm, 6 mm, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, ग्रेविटी की वजह से या यूरिन के प्रेशर की वजह से। लेकिन अगर स्टोन 6 mm से ज़्यादा है, 8 mm, 10 mm, तो उसको पास होने में टाइम लगता है। कुछ हम दवाइयाँ देते हैं जिसकी वजह से वो पास हो सकता है, बट आमतौर पे 10 mm के ऊपर स्टोन्स पास नहीं होते। तो ये तो किडनी और यूरेटर की बात रही। आगे ब्लैडर, यूरेथ्रा की बात करें, वहाँ क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं? ब्लैडर में भी सबसे ज़्यादा पहले स्टोन्स ही कॉमन है। और प्रोस्टेट जो हमारी एक ग्रंथि होती है मेल्स में, उसकी 50 ईयर्स के बाद साइज़ बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से यूरिन का नॉर्मल फ्लो है वो कम हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों को, जो सिम्टम्स आते हैं इनकी वजह से, उनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, नहीं तो ये बाद में गंभीर बीमारी का रूप ले लेती हैं। अगर सपोज़ पेशेंट को बार बार यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, या उनको रात को उठना पड़ रहा है, या उनकी धार कम आ रही है, तो हमें उस चीज़ में उनको प्रॉपरली डायग्नोस करना है कि ये किस वजह से आ रही है। हमें उसका साइज़ देखना है, प्रोस्टेट का, ब्लैडर की एक्टिविटी देखनी है कि वो ब्लैडर पेशाब बाहर निकालने के काबिल है या नहीं है। अगर स्टार्टिंग में इन चीज़ों का इलाज हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाद में ब्लैडर भी डीकम्पनसेटेड फेज में चला जाता है। ब्लैडर की पावर ही कम हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है। जी। अगर आपका भी कोई सवाल है किडनी की हेल्थ से लेकर, यूरिनरी हेल्थ से लेकर, तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए, 011 हमारा कोड है, और नंबर है 23097532। 011 दिल्ली का STD कोड नंबर है, 23097532। तो डॉक्टर उमेश, अमूमन पेशेंट्स क्या साइन लेके आते हैं, और फिर यूरोलॉजी में क्या जांचें हैं, क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं? यूरिन में जैसे अगर इन्फेक्शन है, डिपेंड करता है कि उसको बीमारी कौन सी है। मोस्टली जो है ये इन्फेक्शन की बीमारियां होती हैं, जिसमें पेशाब का बार बार आना, पेशाब की अर्जेंसी, जैसे उसे वॉशरूम जाने से पहले उसका पेशाब का निकल जाना या वो कंट्रोल ना कर पाना। दिस इज द, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अर्जेंसी बोलते हैं इसको, अर्जेंसी। और यही अर्जेंसी अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाता तो इनकॉन्टिनेंट हो जाता है, कपड़ों में पेशाब का निकल जाना। फिर नेक्स्ट कॉमन है दर्द हो सकता है, उसके पीछे कमर में दर्द हो सकता है, जो निचले हिस्सा है, पेट का निचला हिस्सा, यहाँ दर्द हो सकता है। हल्का बुखार भी आ सकता है अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। पेशाब में हल्का रंग भी आ सकता है, ब्लड आ सकता है। ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, किसी स्टोन की वजह से भी हो सकता है। और अगर और उसमें जाएं, मतलब खून बहुत दिनों से आ रहा है, कई महीनों से आ रहा है, बीच बीच में आ रहा है, तो कैंसर की संभावना भी हो सकती है। तो क्या ये किसी भी उम्र में हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक एज से रिलेटेड है? ये डिपेंड करता है कौन सी बीमारी है। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन तो किसी भी एज में हो सकता है। बच्चों में भी ये कॉमन है, बुज़ुर्गों में ज़्यादा कॉमन है, कई कारण अलग अलग बदलते चले जाते हैं।
और स्टोन की बात है तो स्टोन जैसे डिपेंड करता है कि कौन से एज ग्रुप में है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये बच्चों में कम होता है, बच्चों में अगर होता भी है तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जो अडल्ट में है जैसे 25 से लेके 50 साल के बीच में ये होता है कम पानी पीने की वजह से, अपनी डाइट को बैलेंस ना रखना, बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनटेक। आज आपने देखा होगा कई लोग जिम जाते हैं, आजकल बहुत कॉमनली जिम जाते हैं, पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे, और वो एक्स्ट्रा प्रोटीन भी ले रहे होते हैं कहीं ना कहीं से, तो उस वजह से तो उस वजह से स्टोन्स बनते हैं। स्टोन्स किस तरीके के बन रहे हैं, यूरिक एसिड स्टोन बन रहे हैं, इन्फेक्शियस स्टोन बन रहे हैं, या और किसी तरीके के स्टोन बन रहे हैं, उस रीजन पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया जो है काफ़ी हद तक एक ड्राई एरिया है, राजस्थान बड़ा ड्राई एरिया है, आपका हरियाणा ड्राई एरिया है, तो यहाँ पे स्टोन की टेंडेंसीज ज़्यादा हैं। तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले अपना आज का पहला कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप साहू भोपाल से। नमस्कार डॉक्टर प्रदीप साहू, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि पेरेंट्स में किडनी डिसऑर्डर है तो बच्चों में उसके इनहेरिट होने के या डिसऑर्डर का इनहेरिटेंस में क्या रोल है, कितनी संभावना होती है? जी शुक्रिया। उसमें दूसरा साथ में जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये है जी कि दोनों पेरेंट्स को है तो कितनी संभावना होती है, और यदि दोनों में से फादर या मदर को है तो कितनी संभावना होती है? थैंक यू। और वो जो इनहेरिटेंस होते हैं उसके सिम्टम्स जो है बच्चों में कब से दिखाई देना चालू हो जाते हैं, कब पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए बच्चों को? जी शुक्रिया सवाल पूछने के लिए डॉक्टर। जैसे इन्होंने ये सवाल पूछा है तो हम पहले आपका स्टोन की बात कर लेते हैं। स्टोन बहुत सारी जैसे देखा जाता है कि ये फैमिलीज़ में रन करते हैं। अगर पेरेंट्स को हैं तो बच्चों में टेंडेंसी ज़्यादा रहती है स्टोन्स बनने की, तो वो हमें उनको पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर के साथ लेना शुरू कर देना चाहिए। या कोई अगर सिम्टम आ रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम उनको बोलें कि पानी का अमाउंट एडिक्वेट रखें, जैसे सर ने अभी बताया कि प्रोटीन इंटेक, तो हमें उनको ज़्यादा नॉन वेज डाइट या जिससे एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना एडिक्वेट अमाउंट से उतना ही लेना चाहिए। या उनको एक्सरसाइज के लिए उत्साहित करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज से कुछ ऐसी मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाती हैं जिससे स्टोन बनने की टेंडेंसी ही कम हो जाती है। तो जो सोडियम इंटेक है ये बहुत बड़ा कारण मिल रहा है आजकल हमें देखने में। जितने भी कुरकुरे, चिप्स या ऐसी जितनी भी चीज़ें आ रही हैं समोसे में एक्स्ट्रा सॉल्ट सैलड्स में वो डाल लेते हैं, तो सोडियम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टोन फॉर्मेशन में कॉज है। तो हमें इस सोडियम की मात्रा को कर्टेल करना है। और लेकिन नमक की मात्रा मतलब अगर हम आयोडाइज नमक ले रहे हैं तो वो नुकसान नहीं करेगा? आयोडाइज नॉन आयोडाइज की बात यहाँ नहीं है, यहाँ सोडियम की बात है, नमक इटसेल्फ। तो सोडियम क्लोराइड है जो उसमें सोडियम पार्ट है, वो सोडियम प्रमोट करता है स्टोन फॉर्मेशन में, तो हमें उसकी अमाउंट को कम करना है। जी इस समय वीरपाल सिंह जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, पूरी टीम को हमारी तरफ से नमस्कार। नमस्ते जी, मैं एक प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि एक सीनियर सिटीजन होने के नाते हमें किडनी की अपने स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए जिससे उनकी किडनी हमेशा अच्छी बनी रहे? आपकी उम्र कितनी है? उम्र 62। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सर। 62 उम्र में या उम्र हम 50 के बाद की बात करें तो अपने किडनी को ठीक रखने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी का इंटेक। अब ये पानी का इंटेक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, कुछ कहते हैं बहुत ज़्यादा लेना है, कम लेना है, तो हम मेरे हिसाब से पानी का इंटेक आपका उतना ही होना चाहिए जितना आपको जब प्यास लगे। अच्छा। आपको जब प्यास लगे तब पानी पीना है। एक तरीका होता है कि आपका पेशाब का रंग जो है बहुत ज़्यादा पीला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी सफ़ेद नहीं होना चाहिए। अच्छा। बहुत ज़्यादा सफ़ेद होने का मतलब है आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं, और बहुत पीला होने का मतलब है आपके शरीर में पानी की कमी है। थोड़ा अच्छा। पीला भी होना चाहिए। किडनी हमारी एक ऐसा फिल्टर ऑर्गन है जो अपने आप इस सिस्टम को मेंटेन रखता है। अगर बॉडी में पानी की कमी हो रही है तो वो पेशाब को पीला कर देगा, कॉन्सेंट्रेट कर देगा। और अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है बॉडी में तो वो उसको वाइट करके निकालेगा। अच्छा। तो आप अपनी किडनी को ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पानी की मात्रा आपको एडुकेट रखनी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है आपकी सफाई, पर्सनल एरिया की पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर में फीमेल्स में देखा जाता है उम्र जब से 50 के ऊपर फीमेल्स में जैसे कि इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ उनके, क्योंकि पेशाब का जो रास्ता है वो छोटा भी होता है तो इन्फेक्शन होने की ज़्यादा टेंडेंसीज रहती हैं।
तीसरा कारण है आपके हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन रखना। ऐसी चीज़ें लीजिए जिसमें नमक मिर्च मसाला कम हो, बिकॉज उससे बॉडी की एसिडिटी अगर बढ़ेगी तो किडनी उस एसिड को निकालने की कोशिश करेगा और पेशाब तेजाब जैसा होगा। और फिर मरीज को या पेशेंट्स को जलन जाती है, पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है। वो जलन कुछ नहीं है, आपकी एसिडिटी है। बॉडी में एसिड ज़्यादा बन रही है, वो एसिड बाहर निकल रही है। डॉक्टर साहब हरियाणा चलते हैं जहाँ से ओम प्रकाश जी हैं अगले सवाल के साथ। हेलो, मेरा नाम ओम प्रकाश चावला से हरियाणा से बोल रहा हूँ सर जी। जैसे हम मॉर्निंग में बेड छोड़ते हैं जी, यानी वॉशरूम से फ्रेश यानी यूरिन के पश्चात जब कुल्ला करके हम मॉर्निंग वॉक में पानी पीते हैं, मॉर्निंग में बेड छोड़ते ही जब यूरिन के पश्चात यानी शौच जाने से पहले जो पानी पीते हैं उसे स्मार्ट वर्क किया गया है, यानी उसको स्मार्ट वर्क कहते हैं आपके वैज्ञानिक बंधु। हाँ जी, यानी आप परिश्रम कम और परिणाम अधिक, यानी बहुत सारे उसके बॉडी के लाभ हैं। कृपया इस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद, आभार। से आप डॉक्टर साहब। थैंक यू। उसमें ये है कि रात को पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हुई होती है, तो एक लिमिटेड अमाउंट्स में सुबह पानी ले लेना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम से हमने 1-1.5 लीटर पानी पी लिया। इसी बिंज ड्रिंकिंग का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। ये बुक्स में आया है स्टडीज़ में कि जब भी हमें लेना है तो इक्वल अमाउंट्स में थोड़ा थोड़ा करके लेना है। एकदम से बहुत ज़्यादा पी लिया फिर 4-5 घंटे भूल गए तो ये ठीक नहीं है जी। तो हमें ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डे, जैसे अगर एडिक्वेट अमाउंट रखनी है पानी की तो सुबह आप 3-4 बोतल भर लो, तो उसको पूरे दिन में ख़त्म करना है। ऐसे नहीं 1 लीटर पी लिया फिर भूल गए कि हमें कोई मतलब नहीं है इस बाद में, 4 घंटे बाद फिर याद आ रहा है फिर 1 बोतल पी ली, तो ये गलत तरीका है। अच्छा, हमें इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डे पीना है। दूसरा, जब हम यूटीआई इन्फेक्शंस की अगर बात करते हैं तो मेल्स और फीमेल्स में अक्सर जब हम यूटीआई इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो क्या कारण रहते हैं, हम ऐसी कौन सी एहतियात नहीं बरतते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे चलता है? मेल्स और फीमेल में यूटीआई के कारण अलग अलग हैं, क्योंकि जो फीमेल यूरेथ्रा होता है उसकी लेंथ बहुत छोटी होती है, तो उसमें जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। इसलिए फीमेल्स में इन्फेक्शन आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। लेकिन इसमें एक दूसरी जगह भी है कि फीमेल यूटीआई मोस्टली अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उसमें आप 3 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स देते हो डिपेंडिंग ऑन कल्चर करवा के, यूरिन का टेस्ट करवा के, उसके बाद हम उनको रिलीव कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर किसी को रिकरेंट बार बार हो रही है तो फिर हमें कॉज देखना पड़ता है कि कोई स्टोन तो नहीं है, कोई एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, तो उन केसेस में हमें पूरा एवेल्युएट करना पड़ता है। लेकिन जो मेल्स हैं उनमें अगर इन्फेक्शन हो रही है, क्योंकि उनके यूरेथ्रा की जो पाइप है जो ब्लैडर से लेके टिप तक जो यूरिन बाहर निकालती है वो लंबी होती है, लेकिन फिर भी अगर उनको इन्फेक्शन हो रही है तो फिर हमें उनका पूरा एवेल्युएट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कोर्स फिर लंबा भी होता है एंटीबायोटिक का, कोई ना कोई कॉज होता ही है मोस्टली उनमें। पर डॉक्टर साहब जो हमने कहा फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ कम है, तो जब हम कहते हैं फीमेल स्ट्रिक्चर्स, क्या वो यही है? फीमेल स्ट्रिक्चर्स बहुत अनकॉमन है, ऐसा नॉर्मली देखने को उनकी लेंथ बहुत छोटी होती है तो स्ट्रिक्चर्स होते नहीं है। बट हाँ, मीनोपॉज के बाद क्या होता है कि उनका जो टिप होता है, टिप में एस्ट्रोजन की कमी की वजह से स्टीनोसिस हो जाती है, नैरोइंग शुरू हो जाती है। तो मेनी अ टाइम्स हम उसको स्ट्रिक्चर बोल सकते हैं। ओके, अरुण जी ही हैं फोन लाइन पर। हेलो सर, 2021 मार्च में एक रिएक्ट एड्रिनल एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट हुआ था, डायग्नोज मार्च 2021 में। अच्छा, तो उसके लिए मुझे हर साल वो जो यूरोलॉजिस्ट सेंटर मेरे सीटी कराते थे पहले लास्ट 3 ईयर तक, तो लेकिन लास्ट ईयर से वो मेरा अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। वो सेम पैरामीटर एसिम्प्टोमेटिक एड्रिनल सिस्ट चाहिए, तो वो बोलते हैं कोई सर्जरी या कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, बस आप साल में एक बार हम उसको रिव्यू करेंगे। तो मैं जानना चाह रहा था ये ठीक प्रोटोकॉल है या नहीं, अरुण जी डायरेक्शन में है या नहीं? अरुण जी आपकी उम्र कितनी है? 52। उसमें देखो सिस्ट के लिए हमें डिपेंडिंग करना पड़ता है कि साइज़ कितना है, उसके सिम्टम्स कुछ आ तो नहीं रही, कोई प्रेशर सिम्टम तो नहीं दे रहे, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रही, कोई हेमरेज तो नहीं हो रही, उसके बेसिस पे इसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर इसमें कोई चेंज नहीं है तो हम फॉलोअप पे भी रख लेते हैं पेशेंट्स को। ओके, डॉक्टर उमेश आप क्या प्रेफर करेंगे इसमें? सिस्ट जो एड्रिनल ग्लैंड, पहले तो जो किडनी के ऊपर हमारे एक बहुत छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, और कॉर्टिसोल एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वहाँ से सीक्रेट होता है। तो इसमें जो सिस्ट होते हैं, इसमें सिस्ट 2 तरीके के बन सकते हैं, इन्फेक्शियस हो सकता है और एक नॉन इन्फेक्शियस या मैलिग्नेंट कहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर जैसा होता है, ट्यूमर नहीं होता, ट्यूमर जैसा होता है। जो इन्फेक्शियस सिस्ट हैं वो सिंपल होते हैं, उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसका रेट ऑफ ग्रोथ देखते हैं हर साल में। अच्छा। अगर रेट ऑफ ग्रोथ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रहा है और मरीज़ को प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया प्रेशर सिम्टम आ रहा है, उसकी दबाव की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको निकालते हैं। लेकिन अगर ट्यूमर है,
ट्यूमर है तो उसमें कुछ कैरेक्टर होते हैं जो सीटी पे देखने को मिलते हैं, उसकी वॉल मोटी होती है, उसमें वेस्कुलैरिटी मिलती है। तो ऐसे सिस्ट को हम क्लोज फॉलोअप में रखते हैं, और ऐसे सिस्ट में अगर 4 सेंटीमीटर के या 6 सेंटीमीटर के ऊपर की साइज़ हो जाती है तो उसे निकाल देते हैं। ओके डॉक्टर अरुण, जब हम किडनी कैंसर की बात करते हैं तो उसके क्या कुछ खास सिम्टम्स रहते हैं, क्या जल्दी से पकड़ में आते हैं, और फिर उसका किस तरीके से पूरा फॉलोअप रहता है, ट्रीटमेंट चलता है? किडनी कैंसर में साइज इज द मेन क्राइटेरिया, और कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे हेमेजूरिया, लेकिन ये सब में नहीं होता। हेमेजूरिया मतलब पेशाब में खून आना। तो अगर तो सिम्टम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये अगर साइज छोटा है तो ये इंसिडेंटली ही डायग्नोस होता है। पेशेंट को दर्द हो रही है या कोई वैसे किसी और वजह से वो अल्ट्रासाउंड करवा रहा है, उसकी में उसमें पकड़ में आ जाता है कि उसकी किडनी में भी एक ट्यूमर बड़ा ग्रो कर रहा है। अच्छा। तो शुरू में उसको कोई सिम्टम कई बार नहीं आते तो फिर ये इंसिडेंटली डायग्नोस होता है। लेकिन अगर साइज बढ़ गया है, पेशाब में खून आ रहा है, उसको एक डल एक्टिंग पेन हो रही है फ्लैंक रीजन पे, तो उस केस में हम स्पेसिफिकली इसका कॉज ढूंढते हैं, तो उसमें भी ये पकड़ में आता है। तो यूरो ऑन्कोलॉजी में एक तो किडनी का कैंसर, क्या यूरेटर, ब्लैडर, उधर भी कैंसर? हर जगह। अच्छा। जितना भी सिस्टम है, जहाँ से भी यूरिन बनना शुरू होता है वहाँ से लेके जहाँ तक निकलता है, हर जगह कैंसर हो सकता है। कारण अब कैंसर का कारण हर जगह डिफरेंट है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाए तो ज़्यादातर कारण में एक जेनेटिक फैक्टर होता ही होता है। जेनेटिक फैक्टर जो आपके पीछे किसी पेरेंट से आ रहा हो। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, हमारे जो स्मोकिंग है, आपके निकोटीन है, टोबैको है, ये सब चीज़ों से जो पदार्थ होते हैं, फिर आपके रेडिएशंस हैं, आप जो फ्यूम्स लेते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसमें ब्लैडर कैंसर के चांसेस ज़्यादा होता है। रबर फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, पेंट वाले जो वर्कर्स होते हैं, इनमें आपके उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं ब्लैडर के। जो पेनाइल कैंसर है, जो लिंग के कैंसर्स होते हैं, वो ज़्यादातर इन्फेक्शन के, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, HPV वायरस है, इसके इन्फेक्शन की वजह से होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो सारे कॉजेज होते हैं। इस समय पुणे चलते हैं जहाँ से मोहम्मद जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ 36 ईयर है। हाँ जी। और वो जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती है मैम, तो सर तो ऑलरेडी वो यूरिन करके निकलती है, पेशाब करके निकलती है। बट जैसे 10 मिनट होता है तो उनको इतनी तेज पेशाब आती है कि वो फिर चली आती है, फिर यूरिन करके जाती है, फिर 10 मिनट वॉक करती है, फिर उनका यूरिन जो है फिर बहुत तेज प्रेशर से आता है। वो भागती है, ऐसा लगता है कि जैसे कपड़े में हो जाएगा पेशाब। जी, ये बहुत डॉक्टर साहब कॉमन सुनने मिलता है कि हम यूरिन करके आए, वापस ऑफिस पे सीट पे आगे आए हैं, फिर से अर्ज होती है। तो क्या ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं होता? नहीं, इसमें देखना होता है, इस सिम्टम्स को हम ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। ब्लैडर हमारा ओवर एक्टिव हो जाता है। इसके कई कारण हैं। इसमें ज़्यादातर केसेस में ये मोस्ट ऑफ द टाइम साइकोलॉजिकल होता है। अच्छा। यस, इसमें साइकोलॉजिकल पार्ट होता है यंग पेशेंट्स में। वो एग्जाम से पहले एग्जाम से पहले आप जैसे स्ट्रेस फील करते हो तो आपको वॉशरूम देखते ही फील आएगा कि मुझे जाना है। ओके। इसमें कोई सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको अपने माइंड को थोड़ा सा मेकअप करना पड़ता है कि नहीं, वी कैन कंट्रोल, और आपको कंट्रोल करना है। तो काउंसलिंग करके काफ़ी हद तक बिहेवियरल थेरेपी जो हम करते हैं पेशेंट्स में, फर्स्ट जो ट्रीटमेंट ओवर एक्टिव ब्लैडर का बताया जाता है वो बिहेवियरल थेरेपी है। पानी हो सकता है मरीज ज़्यादा पानी पी रहा है, उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। उसको हम कुछ कीगल एक्सरसाइजेस बताते हैं। कीगल एक्सरसाइजेस हमारे जो निचले हिस्से की मांसपेशियाँ होती हैं उनको हम टाइट करने की कोशिश। तो जब कभी भी ऐसी फीलिंग आए कि आपको जाना है बार बार पेशाब, तो आप उस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, तो उससे वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। तो ये तो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की बात। डॉक्टर अरुण, कई बार हम देखते हैं स्पेशली फीमेल्स में कि उनको अर्ज होती है लेकिन वो काफ़ी टाइम तक कंट्रोल करके रखते हैं। तो ऐसे में जब यूरिन कंट्रोल करके रखते हैं तो क्या उससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं और क्या घातक परिणाम और हो सकते हैं? देखो, अगर ब्लैडर में यूरिन है और उसको नहीं निकालेंगे तो फिर वो एक तरह से अगर रुक रहा है तो वो स्ट्रेसिस होएगी। स्ट्रेसिस ऐसे ही है जैसे बाहर कोई पानी बहुत देर पर पड़ा रहे और उसमें गंद इकट्ठा हो जाता है। अंदर भी ऐसे ही है कि बाहर अंदर अगर पूरा ब्लैडर खाली नहीं हो रहा या उसको वो निकाल नहीं रहे, जब बॉडी कह रही है कि यूरिन आ रहा है लेकिन वो रोक रही है, तो फिर उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। जी, इस समय दिनेश जी हैं दिल्ली से, बहुत से कॉल आ रहे हैं। आखिरी कॉल। हेलो। हाँ जी, मेरा सवाल है, मेरी किडनी में स्मॉल सिस्ट है। अच्छा। 6 महीने पहले अल्ट्रासाउंड था। नाउ किडनी साइज इज आल्सो रिड्यूस्ड। ओके। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट यूरिन नाइट। यस, डॉक्टर सेड सिस्ट नो इश्यूज जब तक आपको वो तंग नहीं करे। ओके। आपकी उम्र कितनी है? 82। 82। ओके। डॉक्टर अरुण?
किडनी में सिस्ट ओल्ड एज में मिलते ही हैं मोस्टली, ये 50-70% में हम अगर अल्ट्रासाउंड करवाने जाए तो आपको मिल ही जाएंगे इन 70 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन अगर ये फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं उसमें हमें सिम्टम्स को चेक करना पड़ेगा। इस एज में मोस्ट कॉमनली प्रोस्टेट ही होता है, लेकिन साथ में प्रोस्टेट की वजह से ब्लैडर में क्या चेंजेस आ रही हैं, ब्लैडर थिक हो रहा है, उसमें डिकम्पोजिशन आ रही है, या उनको जैसे इन्होंने बोला है कि रात को बार बार उठना पड़ता है, दिन में प्रोबेबली वो ठीक रहते हैं, तो उसमें भी ये प्रोस्टेट का बहुत कॉमन सिम्टम है जिसको हम इंग्लिश मेडिकल लैंग्वेज में नॉक्ट्यूरिया बोलते हैं। तो अगर बार बार यूरिन आ रहा है तो इनको प्रोस्टेट का साइज चेक करवाना है। एक कुछ टेस्ट होते हैं जिनके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हमें इनकी सिम्टोमोलॉजी में डेफिनेट मेडिसिन हैं वो देनी होती है। तो डॉक्टर साहब मेन में प्रोस्टेट पे तो फिर भी चर्चा होती है, अगर हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करें कितना कॉमन है, क्या ये यूरोलॉजी के दायरे में है और क्या उपचार है? ये बिल्कुल यूरोलॉजी के दायरे में आते हैं सारा जितने भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाले सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के भी देखा जाए तो ज़्यादातर केसेस में ये एज रिलेटेड होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है टेस्टोस्टेरोन कम होता है बॉडी में, और जैसे कि फीमेल में मीनोपॉज आता है वैसे मेल में एंड्रोपॉज आता है। एंड्रो मीन्स उसके मेल हार्मोन रुक जाते हैं। और यूरोलॉजी में एंड्रोलॉजी अलग है, फिर यूरोलॉजी में ही एंड्रोलॉजी आती है। किस एज से शुरू हो जाता है? ये हम 50 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाता है। 50-55 के बाद आपके मेल हार्मोन्स कम होने लगते हैं बॉडी में, और उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है कि तनाव और उन सब चीज़ों का गिरना हो सकता है। इसके अलावा शुगर है, शुगर, डायबिटीज़ का होना, ब्लड प्रेशर का होना, ये सब क्या करती है, छोटी छोटी जो नसें होती हैं, डायबिटीज़ तो छोटी नसों पे काम करती है, तो उन पे ये ब्लॉकेज देने लगती है। और जो तनाव आता है वो उसमें फ्लो सारा कुछ फ्लो का ही होता है। उसमें ब्लड अगर तेज़ी से जाएगा तो तनाव आएगा, और अगर नहीं जाएगा तो तनाव नहीं आएगा। तो छोटी छोटी नसें जो होती हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं। तो मेजर जो कारण है वो दो यही हैं, एक तो मेल हार्मोन का गिरना, दूसरा टेस्टोस्टेरोन है, और उसके अलावा और कुछ छोटे मोटे और कारण हैं जिसमें हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन। लेकिन अच्छी जीवन शैली, खान पान, हम यूरोलॉजी की सभी बीमारियों से बच सकते हैं। यस। जी चलिए, आज जो 9वीं 10वीं कक्षा में हमने बायोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते थे, ऐसे ही यूरोलॉजी सिस्टम बनाते थे। आज दोनों डॉक्टर्स ने हमें उसे बहुत सरलता से समझाया है। तो आप दोनों का आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर अरुण आपका, डॉक्टर उमेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।